इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कई मन की शिलाओं को जो जिद से ठेल देती है, नमन है उस युवना को जो हल से खेल लेती है। हो महीना जेठ का या पूस का, सब एक जैसे हैं। ये बेटी है किसानों की, कठिन श्रम भी झेल लेती है। मधुर झनकार पायल की उसे ना रास आती है, नहीं ऐसा कि सजना और सवरना भूल जाती है। नहीं ख्वाबों में उग जाएगा दाना जानती है वो सपनों को भिगोकर खेत में उड़ेल देती है। पसीना ओस बनकर पत्तियों पर जब चमकता है, फसल आती है जब हर कोपलों पर फूल खिलता है। सजीले ख्वाब आंखों में हिंडोल बन उमड़ते हैं, अभावों से वो ख्वाबों से खुशी से खेल लेती है। कई मन की शिलाओं को जिद से ठेल देती है। क्या बात है, क्या बात है। ARFM गोल्ड 100.1 पर दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। और आरती, जब हमारे पास वक्त होता है तो हम किसानों के ऊपर कोई ना कोई कविता ले लेते हैं प्यारी सी। और मुझे हमेशा एक मन में ये रहता था कि जब खेतों में काम करते हैं किसान, तो उनके परिवार के तमाम सदस्य भी काम करते हैं। खासतौर पर महिलाओं की जब हम बात करें, वो घर के भी तमाम काम करती हैं और खेतों में भी कड़ी मेहनत करती हैं, और वो कहीं भी किसी से भी कमज़ोर नहीं होती हैं। और वाकई आज आपने इत्तेफाकन एक कविता जो है वो उनके लिए पेश की। बहुत बहुत मैं अपने आप को मुबारक महसूस करता हूँ इस चीज़ के लिए। बिल्कुल सही कहा मेरा आपने। वाकई जब हम खेतों में काम करने की बात करते हैं, एक दृश्य जब हमारे जहन में आता है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बात है कि पूरा परिवार जो होता है वो खेतों में लगा होता है। तो उनमें महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। खेतों में उनको लेके जाते हैं साथ साथ। जी हाँ। और मुझे एक दृश्य जो मेरे बचपन का याद आ रहा है, खेतों में जब मैं अपने पापा के साथ जाया करती थी, और वहाँ पे जो बच्चे है ना, पेड़ों पर से कच्ची आमी तोड़ने में जो मजा आता है ना, बस, और उसी को नमक के साथ, लाल मिर्च के साथ, चटनी के साथ खा लिया, मतलब आधा पेट तो हमारा उसी से भर गया। हाँ, यहाँ तक तो मैंने देखा खेत में पूरा जो बड़ा तरबूज होता है, हम लोग तो बहुत सारे अगड़म जगड़म प्लेट लेंगे, छुरियां लेंगे, बट उसको भी वो लोग तोड़ लेते हैं आराम से और खाते हैं ताज़ा फ्रेश तरबूज। तो ये जो बातें हैं, बड़ी सुनहरे एहसासात हैं। मेहनत करने वाला जो किसान है वही महसूस कर पाता है, क्योंकि वो मेहनत करता है तो उसको ये खट्टे मीठे जो अनुभव हैं ये भी उसको मिलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे कार्यक्रम किसान की बात तो भाई इन्हीं खट्टे मीठे अनुभवों को समेट कर ले आता है अपने इस कार्यक्रम किसान की बात। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आरती, आज जो हमारा विषय है इस कार्यक्रम में, आज हमारा विषय है जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव और समाधान इसके। और हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आज होंगी डॉक्टर अंजलि आनंद जी। तो हम अक्सर किसान की बात कार्यक्रम में कृषि पर तमाम प्रभाव जो पड़ते हैं हमारे जलवायु के परिवर्तनों, उनका जिक्र करते हैं। और ये तो आपने खुद भी महसूस किया होगा कि हम इंसानों पर भी जलवायु का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हम पर भी पड़ रहा है, पशुओं पर भी पड़ रहा है, और साथ ही साथ जो हमारी कृषि है उस पर तो पड़ ही रहा है। उस पर भी पड़ रहा है। अब ये जलवायु परिवर्तन के कुछ फायदे भी हैं। जलवायु जो परिवर्तन, जब वो परिवर्तित होती है तो नई नई किस्में जो है वो हम उगा पाते हैं। क्योंकि आप देखें, कुदरती जेनेटिकली कुछ इस तरह का सिस्टम है, कुछ बीज जो है एक खास टेम्परेचर में ही उगेंगे, यानी कि जब वो मौसम आएगा, जब वो जलवायु परिवर्तन होगा, तभी वो अंकुरित होंगे। तो ये कुदरत ने, ताकि हमें पूरे साल कुछ ना कुछ नया नया मिलता रहे, हमारे लिए सजाया है। उनको ऐसे जेनेटिक कोड्स में ढाला है बीजों को कि वो उसी मौसम में उगें। लेकिन जलवायु परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव वे में ही हो, उस पर हम ध्यान नहीं देते कई बार। और क्या होता है, हमारी अपनी गलतियों की वजह से जलवायु में परिवर्तन जो है वो नेगेटिव भी होने लगता है। जी हाँ, अगर हम कृषि की बात करें तो कहीं ना कहीं रसायनों को बहुत ज्यादा उपयोग भी जलवायु परिवर्तन पर असर डालता है, प्रभाव डालता है। जैसे जंगलों का बेहिसाब काटना और नए पौधे नहीं लगाना, नए जंगल नहीं लगाना, बैलेंस जो इकोसिस्टम है उसका जो जलवायु पे परिवर्तन जो है वो नेगेटिव इफेक्ट जो पड़ता है वो आजकल बहुत देखने को मिलता है। जी बिल्कुल। तो कृषि एक ऐसा माध्यम है जो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को कहीं संतुलित करने में काफी मददगार है। और जलवायु परिवर्तन जो है वो कृषि पर सीधा सीधा प्रभाव भी डालता है। जी बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि ऋतु परिवर्तन इस तरह हो गया है कि ऋतुएं अब देर से आना शुरू होती हैं, थोड़ा देर से जाती हैं। कभी कभी मौसम नहीं होता, लेकिन बेमौसम बारिश हो जाती है। ये सारे जो आजकल नेगेटिव जलवायु के जो परिवर्तन हो रहे हैं, कृषि पर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही साथ अब इनका समाधान क्या है, समाधान बहुत जरूरी है। तो यही हमारा जो विषय है वो आज का, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव और समाधान। इसके एक्सपर्ट हमारी रहेंगी डॉक्टर अंजलि आनंद। तो आइए सुनते हैं इनसे हुई बातचीत, और बात कर रही है प्रीति।
जलवायु परिवर्तन का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी कृषि पर, और कैसे हमारे कृषक सावधान रह सकते हैं और साथ ही साथ इसका समाधान भी पा सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अंजलि आनंद। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है FM गोल्ड के स्टूडियो में। धन्यवाद। जब भी आप आती हैं तो इसी तरह की बातें होती हैं ताकि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुछ बेहतर कर सकें और जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका कहीं ना कहीं समाधान तलाश सके। तो आज का विषय भी हम यही रखते हैं, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव और उसका समाधान किस तरह से किया जा सकता है, ये बताते हैं आज अपने कृषक भाइयों को। जी डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक हैं पादप कार्यकी संभाग में और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से जुड़ी हैं पूसा से, और आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है कृषि पर, तो जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? जी हाँ, हम पिछले 150 से 200 वर्षों में धरती पे देख रहे हैं कि जलवायु में अनेक प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे कि आप महसूस कर रहे होंगे कि तापमान में वृद्धि, अधिक या कम वर्षा का होना, बाढ़ या चक्रवात की संख्या में बढ़ोतरी होना। तो पिछले साल भी आपने देखा होगा कि ये आम्फन चक्रवात जो आया था, इसने काफी तबाही मचाई थी। जी बिल्कुल। और हाल में ही कुछ दिन पहले चमोली में जो ग्लेशियर के खिसकने से आकस्मिक बाढ़ आ गई थी, उसमें भी बहुत लोगों की जान गई है। तो ये सब उदाहरण जो हैं, ये हमें जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है जो हमें दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल। और इसको हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है तो इसके कारणों को जानना बहुत जरूरी है। तो क्या कारण है, क्यों हो रहा है इतना परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। इसका सबसे मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। जी, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते भी होंगे। इसे हम वैश्विक ऊष्मन भी कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनकी मात्रा के बढ़ने से हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग उसी परिणाम से होती है। जी डॉक्टर साहब, आपने ग्रीन हाउस गैस कहा, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये ग्रीन हाउस गैस तापमान को कैसे बढ़ा देती है? ग्रीन हाउस गैस जो हमारी धरातल से निकलने वाली जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, उनको वायुमंडल से निकलने नहीं देती, जिसके फलस्वरूप हमारी जो धरती का है वो तापमान बढ़ जाता है। तो इस बढ़े हुए तापमान के कारण जो मैंने अभी परिवर्तन बताए, वो सब हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये परिवर्तन जो हम देख रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई महसूस भी कर रहे होंगे कि जिस क्षेत्र में पहले सूखा पड़ता था, वहां अचानक बाढ़ आ जाती है। जी, कुछ पता नहीं चलता कब कहाँ क्या हो रहा है। बहुत सही कहा आपने। जी, अचानक कुछ दिनों के लिए तापमान बढ़ भी जाता है और कुछ वर्षों से आप देख रहे होंगे कि उन दिनों में कभी तापमान बढ़ता ही नहीं था। तो बिन मौसम के बरसात के पानी भरने का समाचार, तूफान से समुद्री क्षेत्रों में तबाही, ये सब जलवायु की तब्दीली का हमें एहसास दिला रहे हैं आजकल। तो पृथ्वी का तापमान हम कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो लगभग कितनी वृद्धि हुई है अभी तक? आंकड़े तो हमें ये बता रहे हैं कि 0.15 से 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, कम लगता है, लेकिन श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा, ये बहुत तीव्र गति से बढ़ता माना जाता है। हल्का भूकंप का झटका भी महसूस किया जाता है, तो ये भी इसका एक कारण है? नहीं, भूकंप तो और अलग चीज हो जाती है। ये तो ज्यादा मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं की जा रही हैं उनके कारण, पेड़ों का काटना और वो सब हमारे द्वारा ही ये क्रियाएं की जा रही हैं, जिनकी वजह से तो हमें उस पर नियंत्रण करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। और हम यूं कहते हैं डॉक्टर अंजलि की अपने जन्मदिन पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। तो ये जैसे हमारे बालक छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। वैसे आपके द्वारा बोया गया एक वृक्ष धीरे धीरे जब बढ़ता है तो आपको बहुत आनंद आएगा। और जब किसी को तोहफा देते हैं, और पिछले दिनों कोविड के समय हम थोड़ा सा सतर्क भी थे सब, तो एक छोटा सा पौधा अगर आप तोहफे में दें किसी को, तो वो फायदेमंद ज्यादा होगा, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेगा और जिंदगी भी बेहतर हो सकती है, और दूसरे को प्रसन्नता भी देगा कि मुझे उसमें एक फूल छोटा सा भी खिलेगा तो बहुत आनंद देता है। जी, हमारी बालकनी में कुछ पौधे होते हैं, तो सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करने के लिए भी जब हम बालकनी में जाते हैं तो बहुत आनंद आता है। जी डॉक्टर अंजलि, मैं ये जानना चाह रही थी कि इस बढ़ते हुए तापमान का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी, अधिकतर वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस बढ़ते हुए तापमान से वर्षा की मात्रा, समय और उसके वितरण में बहुत बदलाव आएगा। जी,
और निश्चित तौर पर इस तरह के बदलाव हमारी कृषि और जलपूर्ति को भी प्रभावित करेंगे, जिसके कारण जल आपूर्ति की समस्या होने की आशंका हमेशा ही बनी रहेगी। रबी फसलों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें बताया जाता है कि इसका रबी फसलों पे बहुत ज्यादा नुकसान होगा बाकायदे के खरीफ फसलों पे। साथ ही साथ हमारे जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं इनमें लंबे समय तक सूखा पड़ने का संभावना बन जाती है और फसल उत्पादन की असफलता भी बनी रहती है। ये सारे विषय आप समझ सकती हैं कि कितने चिंताजनक हैं और हमें इन पे विचार अवश्य ही करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए और इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर अंजलि को इसीलिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ताकि आपको अपडेट किया जा सके। डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमारी मृदा पर भी पड़ता है, क्योंकि मृदा के बिना तो कृषि नहीं हो सकती है, तो उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। ये जलवायु परिवर्तन केवल हवा और पानी से ही संबंधित नहीं है, इसका प्रभाव मिट्टी पे भी अवश्य ही पड़ता है। एक तो आप जानते हैं कि हम रासायनिक खादों का इतना प्रयोग कर रहे हैं जिनकी वजह से हमारी मिट्टी की जैविक कार्बन वैसे ही कम हो गया है। अब हम तापमान के बढ़ने की बात जब कर रहे हैं तो मिट्टी की नमी और कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। इससे मिट्टी की लवणता भी बढ़ सकती है और जो मिट्टी में जैव विविधता है वो भी घटने की पूरी आशंका है। भूमिगत जल के स्तर के गिरने से हमारी मिट्टी में उर्वरता भी प्रभावित होगी। और जैसे हम अभी बाढ़ वगैरह की बात कर रहे थे, तो बाढ़ जैसी आपदाएं अगर आएंगी तो मिट्टी में क्षरण अधिक होगा और दूसरी ओर अगर देखें तो सूखे की वजह से इसमें मिट्टी में बंजरता बढ़ने की पूरी आशंकाएं हैं। परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि इन सब कारणों का हमारी फसलों पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। जी, तो ध्यान तो रखना पड़ेगा। जी तो ये तो हमने बात की मृदा की, लेकिन मृदा की बात करते हैं तो साथ साथ कुछ कीट भी हैं जिनमें हम कीटनाशी वगैरह प्रयोग करते हैं, फिर कुछ रोग भी हैं जो प्रभावित होते हैं और कृषि से जुड़े होते हैं। तो क्या परिवर्तन हमारे कीट और रोगों पर भी प्रभाव डालते हैं? बिल्कुल डालेगा। कीट और फसल रोगों की बढ़त पर ये सार्थक प्रभाव पड़ने की इसकी पूर्ण संभावना है। अच्छा। तापमान, नमी तथा वातावरण की गैस जो है, इनसे पौधे, फफूंद और अन्य रोगाणुओं के जो प्रजनन है इसमें वृद्धि तथा कीटों और अनेक प्राकृतिक शत्रुओं में बदलाव देखने को अवश्य ही मिलेगा। जो गर्म जलवायु कीट हैं, पतंगे आदि, ये इनकी वृद्धि इसके तापमान के बढ़ते हेतु ये इसकी सहायता करते हैं इनके बढ़ने में। जी। तो हवा के रुख में बदलाव को देखते हुए जो हवा में जनित कीट हैं, इनकी वृद्धि के साथ साथ बैक्टीरिया और फफूंदी जो हैं, इनकी भी वृद्धि होने की पूरी संभावना बढ़ जाती है तापमान के बढ़ने से। इनके रोकथाम के लिए फिर हम क्या करेंगे? फिर हम अधिक से अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। खरपतवार हैं जो, उनकी वृद्धि होगी, फिर उनको हटाने के लिए हम और हर्बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो हम एक तरह से फिर मृदा पे अत्याचार ही कर रहे हैं। जी जी जी, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अंजलि, जलवायु परिवर्तन से फसलों को बचाने के लिए हमारे पास क्या समाधान है? क्योंकि परेशानियों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन उसका समाधान भी तलाशना पड़ेगा। जी, पहली बात तो जैसे मैंने बताया कि ये हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई समस्या है, तो हमें उन बातों को ध्यान में रखना है। तो हमें उसको परिवर्तन को कम करने में अपना सहयोग सबसे पहले देना है। और ये हर व्यक्ति को करना है। जी, ये सिर्फ किसान मित्रों के लिए नहीं है, इसमें हर मनुष्य का रोल बहुत अहम है। जी, हम बाद में पछताएं, इससे अच्छा है कि हम पहले ही उसका कुछ उपाय कर लें। जी। तो दूसरी बात ये है कि अब जो हमें स्थिति दिखाई दे रही है, इसके लिए हमारे पास कुछ निवारण भी हैं। पहला तो हमें कम वर्षा की आशंका से निपटने के लिए उन फसल की किस्मों का चयन करना चाहिए जो अधिक सिंचाई पर निर्भर नहीं है। अच्छा। तो हम वो वाली वैरायटीज लगा सकते हैं। दूसरा है एकीकृत कृषि प्रणाली। ये एक बहुत अच्छा उपाय है। इसके अंतर्गत फसल के साथ फल, फूल, सब्जियां ये भी लगाई जा सकती हैं। उसी खेत में किसान भाई पशुपालन, मुर्गी पालन आदि सारे काम उसी क्षेत्र में कर सकते हैं। तो इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। फिर मृदा के स्वास्थ्य का तो बहुत ही हमें ध्यान रखना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड सबके पास रहता है और जांच करवाते रहना चाहिए। तो इसको सुदृढ़ करने के लिए हमें मिट्टी में बायोमास और फसल के अवशेष को मिट्टी में मिलाना जरूरी बन जाता है। बीज की कमी भी बहुत किसान भाई बोलते हैं कि हमें यहाँ बीज नहीं मिला, वहाँ बीज नहीं मिला।
तो इसका हम ग्राम स्तर पे अगर बीज बैंक बना लें तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा। फिर फसल विविधीकरण, इससे जलवायु परिवर्तनशीलता में लचीलापन आता है जी, तो ये भी उपाय अपनाया जा सकता है। तो पानी की समस्या से निपटने के लिए जो हमारे छोटे किसान भाई हैं वो अपने एक व्यक्तिगत तालाब बना सकते हैं। तो हमारे पास विकल्प तो बहुत है, तो इस परिवर्तन से हम अपनी फसलों को बचा सकते हैं। बिल्कुल बचा सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर अंजलि ने बताई हैं उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं अमल लाना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। डॉक्टर साहब, चलते चलते कोई महत्वपूर्ण बात जो साझा करनी रह गई हो तो मैं चाहूँगी ज़रूर बताएं। जी, अंत में मैं अपने किसान भाइयों और बहनों से यही कहना चाहूँगी कि जो जलवायु परिवर्तन के इस युग में हमें कृषि उत्पादकता को सतत बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी और जल की गुणवत्ता और उसके उपलब्ध होने पर निर्भर है। तो विशिष्ट उपायों से और इन संसाधनों का सही उपयोग करके हम उत्पादकता को टिकाऊ बना सकते हैं और जलवायु परिवर्तन से फसलों पे भारी होने से इसको बचा सकते हैं। जी, तो बिल्कुल बचा सकते हैं, तो बचाना है जी। डॉक्टर अंजलि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे स्टूडियो में आने के लिए और महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। प्रीति को दे इजाजत, नमस्कार। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव और समाधान, ये हमारा विषय आज का है, और इस पर अभी अभी हमने प्रीति की बातचीत सुनी डॉक्टर अंजलि आनंद से। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें जानने को मिली। उम्मीद है कि इन सारी बातों से हम कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर लेंगे और इनका लाभ जरूर उठाएंगे। जी, तो आरती, अब ये तो हमने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ली, आपने जैसे बताया अभी। तो अब आपको क्या करना है, आपको आज जब आप घर जाएंगी तो आप प्लान करेंगी कि आप कम से कम 10 पौधे तो जरूर बोएंगी। जी हाँ, बिल्कुल, मैं 10 बोऊंगी, और आप भी जरूर अपने आंगन में, अपने आसपास जहाँ भी संभावना है वहाँ पे पेड़ जरूर लगाएंगे। बिल्कुल, मैं जरूर लगाऊंगा, और ये जरूरी भी है हमारे इस पर्यावरण के लिए, और हम सबको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और क्या कुछ है आमिर आज के कार्यक्रम में? आज कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें जो हमेशा की तरह होती हैं, और मौसम बहुत जरूरी है हमारे कृषि के लिए, और जो हमारे किसान भाई हैं वो सुनते रहते हैं बिल्कुल गौर से कि कब मौसम की बात बताई जाए, क्योंकि मौसम के अनुसार जो है वो अपना अगला कदम जो है उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। आइए जानते हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसे रहेगा देश भर में मौसम का हाल। पश्चिमी हिमालयी राज्यों पर इस समय सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसमी हलचल काफी बढ़ी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान संभावना है कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी के आसार हैं। उत्तराखंड में अब तक मौसम साफ बना हुआ था, लेकिन अब राज्यों के कुछ हिस्सों में मौसम बदलेगा और उम्मीद है कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा या बर्फबारी दर्ज की जा सकती है। अगले 2-3 दिनों के दौरान देश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर ही बना रहेगा। हालांकि हवा के रुख में बदलाव होगा, ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के भागों में हर दिन नए पायदान पर चढ़ते पारे पर लगाम लगेगी और समय से पहले आ गई इस गर्मी में कुछ कमी आएगी। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। किसानों को सलाह है कि फसलों तथा सब्जियों में कीटनाशक का छिड़काव करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि भिंडी की A4, परबीनी क्रांति, अर्का, अनामिका आदि किस्मों की बुआई शुरू करें। बुआई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखें। तो ये था आज का मौसम का हाल, साथ ही कृषि परामर्श। तो आमिर, आपने मौसम का हाल तो बता दिया, लेकिन एक चीज और है जिसका हमारे किसान मित्रों को बेसब्री से इंतजार होता है। वो पूरे साल मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल जो होता है वो उन्हें मिलता है जब वो फसल को पहुंचाते हैं बाजार में। और इसका दोनों को ही इंतजार होता है, खरीदने वालों को भी और बेचने वालों को भी। जी हाँ, बिल्कुल। तो आइए जान लेते हैं क्या है आज का बाजार भाव। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर सब्जी मंडी से प्राप्त फलों और सब्जियों के बाजार भाव प्रति किलो की दर से कुछ इस प्रकार से हैं। स्ट्रॉबेरी 140, रसबेरी 60,
अनानास 26, पपीता 26, मौसम्बी 35, आम 100 और अंगूर 60 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। वहीं सब्जियों की बात करें तो आंवला 30, अरबी 25, बेबी कॉर्न 55, करेला 45, बीन्स 30, लहसुन 65 और मेथी 13 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो ये था आज का बाजार भाव। आमिर, कार्यक्रम में हमने अपने विषय की भी बात कर ली, हमने मौसम की भी बात की, बाजार की भी बात की, लेकिन एक जो चीज है जिसका हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान मित्रों को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, और हमें भी इंतजार होता है। जी हाँ, हमें भी इंतजार होता है, तो क्यों ना अब उसकी बात की जाए। बिल्कुल, लेके चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश और हिमाचली लोकगीत सुनवाते हैं आपको। रंगीलो मेरे पहाड़े को ऊंच नीचा ऊंच नीचा ऊंच नीचा डनकाना 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 रंगीलो कुमाऊं मेरे पहाड़ों डन रंगीलो कुमाऊं मेरे पहाड़ों डन ठंडो पानी ठंडी हवा मन बसी ग मन ठंडो पानी ठंडी हवा मन बसी ग मन रंगीलो कुमाऊं मेरे पहाड़ों डन रंगीलो कुमाऊं मेरे पहाड़ों डन ठंडो पानी ठंडी हवा मन बसी ग मन ठंडो पानी ठंडी हवा मन बसी ग मन भला का फूल खिलने की भला बगीचा ओ हो की भला का फूल खिलने की भला बगीचा ऊंच नीचा डाना कोयल कुहू कुहू लहरों से ऊंच नीचा डाना कोयल कुहू कुहू लहरों से फागुन में न जब हरियों के तोपन फागुन में न जब हरियों के तोमन ठंडो पानी ठंडी हवा मन बसी ग मन रंगीलो कुमाऊं मेरे पहाड़ों डन रंगीलो कुमाऊं मेरे पहाड़ों डन ठंडो पानी ठंडी हवा मन बसी ग मन ठंडो पानी ठंडी हवा मन बसी ग मन सौ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। मैं हूं आपके साथ आमिर और मेरे साथ हैं जी हाँ, मैं हूं आपके साथ आरती। और साथियों, जैसे कि हमारे कार्यक्रम का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा मैं मानती हूं और मुझे लगता है आप सभी मानते हैं, वो है हमारा किसान मित्र। जी, हिमाचल से हम नीचे रुख करते हैं जी, और सीधे पहुंचते हैं खेतों में और बात करते हैं हमारे आज के किसान मित्र से। और अब किसान की बात हम सब के साथ। नमस्कार, मैं अभय कुमार सरहरी का निवासी हूं। यह गोरखपुर में स्थित है। मैंने पिछले सीजन में ब्लैक राइस का प्रोडक्शन किया है, जिसके लिए मैंने जैविक खेती किया है और इस जैविक खेती में मैंने किसी तरह का कोई भी उर्वरक इस्तेमाल नहीं किया है। यह ब्लैक राइस जो है ये बहुत अच्छा किस्म का राइस है। यह हार्ट के लिए, बीपी के लिए,
शुगर लेवल के लिए, मोटापा कम करने के लिए, सभी तरह के बीमारियों में यह काम आता है और इसके अंदर स्टार्च नहीं होता है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का मेन भोजन चावल होता है और उस चावल की मात्रा में जब आपके अनेकों गुण प्राप्त होते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। इसकी खेती में जो विशेष ध्यान दिया जाता है वह यह है कि इसका पहले तो हम रोपनी करते हैं, जैसे धान की रोपनी होती है, बीज को पहले हम संशोधित करते हैं, उसके बाद फिर उसकी रोपनी करते हैं। रोपनी के 22 दिन बाद हम फिर इसकी खेत के अंदर रिप्लांटेशन करते हैं। इसका जो अवधि है वह करीब 150 से 160 दिन का होता है। इस तरह की वैरायटी का पेड़ का जो लंबाई होता है वो करीब 5.5 से 6 फीट तक हो जाता है। इसमें विशेष एक ध्यान देना पड़ता है, जब ये अपना बीज के समय आता है उस समय हमको विशेष ध्यान देना पड़ता है कि वो पेड़ हमारे जो हैं धान के पेड़ हवा के कारण गिरे नहीं। उचित इंतजाम करने से हमारे खेत का जो पौधे थे वो गिरे नहीं और उपज बहुत अच्छा आया था। मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि मुझे थोड़ा सा बीज मिला था जिसको मैंने अपने खेत में लगाया और इस समय गोरखपुर में अच्छे लोग हमारे पास आके इसका डेमो ले रहे हैं। जिस तरह से आप चावल के चीजों का अनेक व्यंजन बनाते हैं उसी तरह से आप ब्लैक राइस के अनेक व्यंजन बनाते हैं और व्हाइट राइस में और ब्लैक राइस में डिफरेंस ये है कि व्हाइट राइस हेल्थ के लिए उतने सुटेबल नहीं होता है, जबकि ब्लैक राइस हेल्थ के लिए बहुत सुटेबल होता है। मिट्टी की जहां तक बात है, इसमें जो आपके धान में जिस तरह की मिट्टी होती है जहां पे पानी थोड़ा लगता है वहां पे इसको यूज करना चाहिए। पानी जहां लगता है उसमें भी बहुत दिनों तक उसके अंदर जब पानी अगर लगा हुआ है तो ये इस तरह के खेती में बहुत हेल्पफुल नहीं होते हैं। पानी का सोर्स होना चाहिए और हर 25 दिन पे आपको वाटरिंग करनी चाहिए। वाटरिंग करने से इसका ग्रोथ बेटर रहता है और इसके कल्ले जो है वो टाइम से बहुत अच्छे निकलते हैं। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल कोट करता हूं। अगर आप एक अच्छे किस्म का चावल लेते हैं, चाहे वो बासमती ही क्यों ना हो, उसकी जो मिनिमम कॉस्ट होती है, मिनिमम टू मैक्सिमम कॉस्ट जो होती है वो 90 से लेके 120 रुपए तक किलो होती है। क्योंकि ब्लैक राइस में औषधि गुण है, इसका रेट जो है वो आपको 200 रुपए से लेके 1500 रुपए पर किलो तक मिलता है। इसलिए मैं यह रिकमेंड करूंगा कि हमारे किसान भाई जरूर ऐसी खेती करें जिससे उनकी इनकम दुगनी तिगनी हो और वो हमारा जो विजन है, प्रधानमंत्री का जो विजन है वो फुलफिल हो और सफल हो। धन्यवाद। साथियों, उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी प्रतिक्रिया है या क्या कुछ आप सुनना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम किसान की बात में, उन सभी सुझावों का, उन सभी बातों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है kkbongold@gmail.com। जी हाँ, तो आपके सभी प्रश्नों का, आपके सभी सुझावों का हमें तहे दिल से इंतजार रहेगा। तो चलिए आरती, आपने बता दिया कि किसान मित्र हमसे किस तरह अपनी बातों को, अपने सुझावों को, अपनी शिकायतों को हम तक पहुंचा सकते हैं। जो भी उनका दिल चाहे वो हमसे बात कर सकते हैं। अब वक्त जो है वो हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। जी हाँ, बिल्कुल समय आ चुका है कि अब हमें अपने श्रोताओं से फिलहाल के लिए विदा लेनी चाहिए। तो साथियों, मैं आमिर और मैं आरती आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है